बैंकिंग सेक्टर का एक फंडामेंटली मजबूत स्टॉक अगले 3 सालों में 3 गुना हो सकता है। इस स्टॉक का नेट प्रॉफिट रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं और इसका जो पी रेशो है वो भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। चलिए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित होलकर, NISM क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने टाटा स्टील स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर चेक कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम कैनरा बैंक स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे स्टॉक का नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो का क्या कहता है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, और इसको हम करेंगे इंडस्ट्री पी से कंपेरिजन। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में भी बात करेंगे और हम जानेंगे स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल पर वीडियो की स्पीड को 1.25 पर सेट कर लीजिए। और इसके साथ में मेरे पास आपके लिए 2 मैसेज है। पहला तो ये है कि यहाँ पे मैं आपको कोई स्टॉक टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप कैनरा बैंक को बाय करो, सेल करो। यहाँ पे मैं सिर्फ स्टॉक का एनालिसिस करूँगा, आपके सामने डेटा प्रेजेंट करूँगा। और दूसरा मैसेज ये है कि यहाँ पे बोर्ड पर मैं जो भी डेटा आप लिखने वाला हूँ ये मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट वैल्यू रिसर्च और मनी कंट्रोल से लिया है। दोनों ही वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर इस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस से। आप लेफ्ट पर देख सकते हैं दोस्तों, कैनरा बैंक का जो मार्केट प्राइस था एज ऑन 17 अप्रैल की जो क्लोजिंग थी वो था 96 रुपीज़। 18 अप्रैल को मार्केट बंद था तो 17 अप्रैल गुरुवार की क्लोजिंग है। ये जो लेफ्ट वाला डेटा है ये मैंने लिया है वैल्यू रिसर्च वेबसाइट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो इसका रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों वो है 29,945 करोड़ रुपए। काफ़ी हेल्दी नेट प्रॉफिट है, पॉजिटिव में है, 29,000 के ऊपर। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स का। वहीं अगर हम इसके EPS की बात करें तो EPS का मतलब होता है दोस्तों अर्निंग पर शेयर, वो है 18 रुपीज़। मतलब जब भी आप कंपनी का एक स्टॉक बाय करते हैं, 1 रुपये का स्टॉक आप लेते हैं तो कंपनी 18 रुपये उसके ऊपर अर्न करती है। EPS हमको ये दिखाता है। जनरली अगर दोस्तों जो EPS होता है वो 10 से 15 के ऊपर अगर होता है तो उसको अच्छा कंसिडर किया जाता है। 18 रुपीज़ बिल्कुल हेल्दी साइन है कंपनी के प्रॉफिटेबल ग्रोथ को लेकर बिजनेस को आगे की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों पी रेशो। पी रेशो इसका दिखा रहा है 5.3। पी रेशो का मतलब दोस्तों होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपया अर्न करती है, इसका मतलब ये है कि उस 1 रुपये पे जो इन्वेस्टर्स है वो 5 रुपये देने के लिए उनको रेडी है। ये देख सकते हैं कि पी रेशो काफ़ी कम है। इसका कम होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो स्टॉक है काफ़ी अंडर वैल्यूड है। आप अगर इसका इंडस्ट्री पी देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, वो है 9.5 और पी रेशो है 5.3। तो आप देख सकते हैं कि जो पी रेशो है वो इंडस्ट्री पी से कम है। इंडस्ट्री पी मतलब जो कैनरा बैंक की जो दूसरी पीर्स कंपनी है, जो उसके कंपटीटर्स है लाइक SBI, बैंक ऑफ इंडिया, जो दूसरी बैंकिंग कंपनी से, उनका 9.5 है तो उससे कम है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक तो अंडर वैल्यूड है ही सही, और दूसरी कंपनी हायर रेट पे इनका दिखा रहा है 9.5 और कैनरा बैंक 96 रुपीज़ पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो दोस्तों कि जो 96 रुपीज़ की प्राइस है ये जितनी होनी थी मार्केट के हिसाब से उससे काफ़ी कम है। ये ज़्यादा होनी चाहिए थी एज पर द इंडस्ट्री पी, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री हायर ग्रोथ कर रही है मगर जो कैनरा बैंक का पी रेशो है वो कम है। इसका मतलब ये है कि ये पी रेशो इस इंडस्ट्री पी जो यहाँ पर है अभी इसको मैच करने के लिए ऊपर आएगा। तो ये 96 रुपीज़ काफ़ी इसकी लो वैल्यू है, यहाँ पर इसको बाय करना बिल्कुल बनता है एज पर द पी रेशो। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 19%। काफ़ी हायर है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी, एनीथिंग अबाउट 10% रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये किसी बिजनेस में लगाए हैं, उसमें से 80 रुपये आपने अपनी जेब से लगाए हैं और 20 रुपये का आपने लोन लिया है, तो जो 80 रुपये जो आपने अपनी जेब से लगाए हैं उसके ऊपर जितना रिटर्न मिलेगा वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आप देखिए 19% है, मतलब 10% होना चाहिए 10 से ऊपर, पर 19 है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। नेक्स्ट है DOE डेब्ट ऑफ इक्विटी। डेब्ट ऑफ इक्विटी दोस्तों दिखा रहा है 0.69। डेब्ट ऑफ इक्विटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि देखिए डेब्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कम ही होना चाहिए। डेब्ट का मतलब होता है कि किसी से कर्जा लेना, लोन लेना, राइट। तो देखिए बिजनेस को चलाने के लिए आप जितना कम लोन लेंगे उतना ही अच्छा माना जाता है। उसका मतलब ये माना जाता है कि आपके पास में अच्छा फंड अवेलेबल है, अच्छा प्रॉफिट है, इसलिए आप कम लोन ले रहे हो, राइट। तो एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1,
अगर 1 से अच्छा कम होता है जेप्टो इक्विटी तो उसको अच्छा माना जाता है कि कंपनी लोन तो लेती है बट कम लेती है, राइट। तो 0.69 है, दैट इज़ वेल एंड गुड, जस्टिफाइड है, काफ़ी अच्छा है बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों डिविडेंड यील्ड, नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड जो दिखा रहा है 3.35%। देखिए डिविडेंड यील्ड का मतलब दोस्तों ये होता है कि देखिए कंपनी डिविडेंड देती है उनको, जैसे ये हम यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 29,000 रुपये का, राइट। तो अगर आपने कंपनी के अंदर स्टॉक ले रखा है तो आपकी भी ओनरशिप है, वो कंपनी को पैसा हुआ है तो आपको भी कुछ मिलना चाहिए कंपनी के प्रॉफिट में से। तो कंपनी क्या करती है, ये इस प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है बेस्ड ऑन आपने कितना अमाउंट उनमें उनके कितने अमाउंट में के उनके शेयर आपने बाय कर रखे हैं। तो डिविडेंड यील्ड 3.35% का मतलब ये होता है कि हर 100 रुपये पे कंपनी 3.35 रुपीज़ डिविडेंड देती है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डर किस किसने कितना कितना परसेंट यहाँ पे ले रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टॉक को समझने के लिए। अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको टारगेट स्टॉप लॉस नहीं बताया है दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट करने से वो पहले जान लीजिएगा। प्लस आपको कितने टाइम तक इसको होल्ड करना है ये भी अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, तो वीडियो पूरा नहीं हुआ है, आप वीडियो में अभी तक बने रहिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम समझ लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स 62% है कंपनी के। प्रमोटर्स वो होते हैं जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी होती है, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो देखिए इन्होंने 62% पैसा लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि इनको कंपनी पे भरोसा है, आगे ग्रो करेगी कंपनी। तो बिल्कुल ये एक अच्छा साइन है, इसको मैं राइट टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट है पब्लिक 13% दिखा रहा है। पब्लिक मतलब मेरे जैसे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कितना ट्रस्ट है इसके ऊपर, तो देखिए 13% मतलब अच्छा एक उन्होंने एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है 13% टोटल पॉपुलेशन में से, तो गुड साइन है, ये भी हम इसको राइट टिक करते हैं। DII होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए इंडिया में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड हो गया, कॉर्पोरेट बॉडी हो गई, मर्चेंट बैंकर हो गए, SIP म्यूचुअल फंड्स, उन लोगों ने भी 11% पैसा लगा रखा है। मतलब उनको भी लगता है कि केनरा बैंक अच्छा साइन है, यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो 11% है, अच्छा मानते हैं। जनरली ये 20% होना चाहिए बट 11% भी नॉट दैट इतना बुरा नहीं है, बिल्कुल क्वालिफाई करता है और ये राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट है FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब देखिए इंडिया के जो बाहर के जो लोग हैं, जो फॉरेनर है, उनको भी स्टॉक पे काफ़ी भरोसा है। आप देखिए 11% लोग इंडिया के 10% लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब फॉरेनर भी 10% की उन्होंने इक्विटी ले रखी है केनरा बैंक के स्टॉक में। तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग साइन है दोस्तों कि ग्लोबल लेवल पे भी स्टॉक की काफ़ी डिमांड है। नेक्स्ट है अदर्स जो है 1%। अदर्स में हम जनरली गवर्नमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। सरकार का जो पैसा होता है दोस्तों वो 1% काफ़ी अच्छा है। जनरली जो गवर्नमेंट होती है वो 0.3, 0.4 इस टाइप से वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। अभी 1% तो काफ़ी एक अच्छा परसेंटेज है गवर्नमेंट का। तो देखिए ऑल 5 जो मेजर बॉडी है, जो गवर्नमेंट है, फॉरेनर, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, हमारे म्यूचुअल फंड, प्रमोटर्स एंड पब्लिक, पांचों को आप देखिए, पांचों का काफ़ी हेल्दी इसके अंदर परसेंटेज शेयरिंग है केनरा बैंक के स्टॉक में, जो इसको बिल्कुल एक हॉट स्टॉक बताता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों आपका कि केनरा बैंक अभी देखो आपको बाय करना है, ये तो आप समझ गए होंगे, मेरे आपसे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, ये मेरा सिर्फ एनालिसिस था। डिसीजन देखो ये बिल्कुल आपका है, आपको बाय करना है या नहीं है, राइट। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि शेयर मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है दोस्तों। ये मैंने आपको जो एनालिसिस बताया इसका मतलब ये नहीं कि 100% ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट डिसीजन बाय करना है या नहीं करना ये बिल्कुल आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। अभी मैं वापस से मेरे वीडियो पर आता हूँ। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है। अब देखिए ये स्टॉक अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हैं बेस्ड ऑन जो मैंने आपको एनालिसिस बताया है, तो देखिए कितने साल तक बाय कीजिएगा। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है मिनिमम 3 साल तक के लिए आप इसको होल्डिंग कीजिएगा दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 6 महीने में ये स्टॉक बढ़ जाएगा फिर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो आप इसके अंदर एंट्री मत लीजिएगा। मिनिमम 3 साल के लिए आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी। अभी देखिए 96 रुपीज़ पे इसकी प्राइसिंग हमको अभी मिल रही है, तो आप स्टॉप लॉस इसके अंदर कैरी कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉप लॉस आपको क्या यूज़ करना है, इस वाले मार्कर से लिखता हूँ। तो आपको इसके अंदर जो स्टॉप लॉस यूज़ करना है दोस्तों वो है 30 रुपीज़ का, राइट। तो देखिए 96 रुपये का पे आप बाय करेंगे, 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आप कैलकुलेट अगर करेंगे 30 में से 90 माइनस गए तो अराउंड 65 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा है बीच में।
राइट। और टारगेट आप कितना कैलकुलेट कर रखेंगे इसके अंदर? टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूँ इसके अंदर वो है 500 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का टारगेट। मतलब अभी जो मार्केट प्राइस है स्टॉक की 96 रुपीज़, आप इसको 100 रुपये हम मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो वहाँ से 500 रुपये मतलब 5 गुना प्रॉफिट, 5 गुना स्टॉक की प्राइस अगर हम परसेंट में बात करें तो 500% हो गया है दोस्तों। मतलब बिल्कुल काफ़ी हायर नोट पे। वो स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है 30 रुपये का, मतलब 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 500 पॉइंट का टारगेट है। तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आपने इस स्टॉक के अंदर 1000 रुपये में लगाए हैं मान लीजिए, तो 1000 रुपये में से आपको 65 रुपीज़ का लॉस होगा और 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 गुना, और 5000 रुपये का प्रॉफिट है। मतलब 65 रुपीज़ का लॉस, 1000 में 5000 रुपये का प्रॉफिट। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए काफ़ी कितना ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों कैनरा बैंक स्टॉक पर आपको मेरा ये डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस स्टॉक से रिलेटेड या और कोई स्टॉक जो आपने अपने पोर्टफोलियो में बाय कर रखा है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल पर, क्योंकि मैं फाइनेंस के बारे में ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूं, फाइनेंस और शेयर मार्केट के ऊपर। यहाँ पर एनालिसिस दिखाया जाता है दोस्तों आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से कि आप बाय करो सेल करो। अभी देखिए इतना अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस है, आपको समझदार है आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। टेक्निकल दोस्तों शॉर्ट टर्म में वर्क करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो होता है वो ये सब जो मैंने आपको बताया है ये लॉन्ग टर्म में यही वर्क करता है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी रील होती है 45-50 सेकंड की, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों। वो वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं करता हूँ, बिकॉज यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो लॉन्ग वीडियो पे वर्क करता है। तो छोटी रील्स फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, आप मुझसे, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है amit_, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए आप खुश रहे और समझदारी से निवेश करें। जय हिंद।